हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विविध उदाहरण 18 से लेकर 21 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में उदाहरण 22 से सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 22। इसमें बोला गया है कि समुच्चय ए 1, 2, 3 में स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एकैकी फलन कितने बनेंगे उसको हमें निकालना है। उसको हमें बताना है कि कितने एकैकी फलन बन सकता है, उसको हमें संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 22 में समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें अवयवों की संख्या कितना है, 1, 2, 3। यहाँ पर अवयवों की संख्या 3 है। तो इसमें एकैकी फलनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए में एकैकी फलनों की संख्या। तो यहाँ पर एकैकी फलनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 का यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6। तो यहाँ पर समुच्चय ए में एकैकी फलनों की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगा जब हमारा 1 नंबर का प्रश्न आए। एक या मतलब छोटे नंबर का प्रश्न आए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर बड़े नंबर का प्रश्न आए तो इसमें हमें क्या करना है, एकैकी जो फलन है फलनों को भी हमें बना के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एकैकी फलन किस तरीके से बन सकता है उसको यहाँ पर बना के दिखाते हैं। मैपिंग के थ्रू इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर फलन क्या है, ए से ए में है। ए में अवयव क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर एकैकी फलन कितने बनेंगे उसको हमें दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 2 का मैपिंग 2 के साथ, 3 का 3 के साथ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर ए से 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा एकैकी फलन। ये हमारा 3 बन गया है और 3 हमें बनाना पड़ेगा। एकैकी फलन में क्या होता है, क्लास 11th में हमने पढ़ चुके हैं कि एकैकी फलन कब बनता है, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। मतलब 1 का प्रतिबिंब यहाँ पर 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है। सेम यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 1 है और 3 का प्रतिबिंब 2 है। इस तरीके से 1 का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर 3 है। जैसे 1 का अगर 1 से भी अगर ऐसे मैपिंग हो जाए तो यहाँ पर 1 का 2 प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है एकैकी में। एकैकी में प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एक और केवल एक ही होता है सप्रांत में। तो यहाँ पर 3 हमारा बन गया है और आगे यहाँ पर हमें क्या करना है, और 3 बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम ऐसे सीधा बना सकते हैं। 2 का 3 के साथ हो जाएगा और 3 का 2 के साथ हो जाएगा। सेम यहाँ पर 3 का होगा, फिर यहाँ पर 2 का 1 के साथ हो जाएगा और 1 का 2 के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट रह गया है, उसको भी एक बार बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा
एंड लास्ट हमारा इस तरीके से बना सकते हैं, 1 का मैपिंग 3 के साथ है और 3 का यहाँ पर 1 के साथ है और 2 का यहाँ पर 2 के साथ है। तो इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर 6 एकाकी फलन बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बड़े नंबर में आए तो इस तरीके से सबसे पहले लिखना है, फिर एकाकी फलनों को हमें इस तरीके से दिखाना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है, मान लीजिए कि ए 1 2 3 यहाँ पर समुच्चय हैं, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसा संबंध की संख्या 3 है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3 है जिसमें 1,2 तथा 2,3 है और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर समुच्चय दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर हमें संबंध, यहाँ पर क्या 3 ऐसे संबंध हमें बनानी होंगी जिसमें ये 2 क्रमित युग्म तो होगा और साथ ही हमें और भी क्रमित युग्म इसमें हमें जोड़ना है, लेकिन जो संबंध बनेगा वो हमारा स्वतुल्य और संक्रामक बनेगा, लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 संबंध हमें बनाने हैं जिसमें स्वतुल्य संक्रामक होगा किंतु सममित नहीं होगा, और उसमें संबंध में यहाँ पर 2 क्रमित युग्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये होना चाहिए और साथ ही हमें और भी क्रमित युग्म इसमें बनाना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 23 में ये समुच्चय दिया हुआ है, R1 R2 और R3 हमें निकालना है, जिसमें क्रमित युग्म पहले से प्रश्न में दिया हुआ है ये होना चाहिए और यहाँ पर हमें क्रमित युग्म बनाना पड़ेगा। और इसमें हमें बताना है कि स्वतुल्य जो संबंध है, तीनों संबंध यहाँ पर स्वतुल्य और संक्रामक होगा, लेकिन यहाँ पर सममित नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। A क्रॉस A में जो हमारा क्रमित युग्म होगा वही क्रमित युग्म यहाँ पर R1 R2 और R3 में होगा, उसके अलावा कोई भी दूसरा क्रमित युग्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रमित युग्म सबसे पहले 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 2 के साथ हो जाएगा, 3 का 3 के साथ, फिर यहाँ पर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर यहाँ पर 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर यहाँ पर 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ। इस तरीके से क्रमित युग्मों की जो संख्या हो जाएगा A क्रॉस A में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A क्रॉस A में जो क्रमित युग्म की संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पर जो रिलेशन R1 हम लेंगे तो R1 में अवयव जो होगा क्रमित युग्म वो हमारा इसी में से आएगा, इसी में से इसमें आने वाला है। तो यहाँ पर 1,2 और 2,3 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, हमें R1 निकालना है। तो यहाँ पर स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, स्वतुल्य होने के लिए स्वयं का स्वयं के साथ होता है, मतलब 1,1 2,2 3,3 होता है। तो 1,1 2,2 और यहाँ पर 3,3। तो इन तीनों से हमें ये पता चलता है कि जो R1 है वो हमारा स्वतुल्य है। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, लेकिन A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1,2 को देखा जाए तो 1, B और B, C इस तरीके से होना चाहिए। 1,2 R में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर B और इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला क्रमित युग्म का और इसका पहला वाला सेम होना चाहिए। A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए, मतलब 1,3। तो 1,3 अगर इसमें हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 में जो भी सारे क्रमित युग्म हैं इससे पता चलता है कि जो R1 है वो हमारा स्वतुल्य है। इन तीनों से यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 इससे ये पता चलता है कि ये स्वतुल्य है। और यहाँ पर संक्रामक को भी हमें दिखाना है, तो यहाँ पर 1,2 R में है, R1 में है, 2,3 भी R1 में है, तो 1,3 भी यहाँ पर R1 में है। तो इससे पता चलता है कि ये संक्रामक है, लेकिन यहाँ पर सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित के लिए 1,2 तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 इसमें नहीं है, 2,3 तो 3,2 इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस तरीके से जो R1 हमने बनाया है ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है,
संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हमने R1 बना लिया है, तो सेम इसी तरीके से हमें R2 भी बनाना होगा। तो यहाँ पर R1 R2 तीन संबंध हमें बनाना होगा। अब हम R2 को बनाते हैं, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, हमारा स्वतुल्य है। अब संक्रामक को हमें क्या करना है, चेक करना। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,2, 2,3, तो 1,3 इसमें होना चाहिए। तो 1,3 इसमें R2 में यहाँ पर 1,3, तो इससे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये संक्रामक है। और भी यहाँ पर हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2,3, तो 3, अब यहाँ पर 2,3, अब यहाँ पर अगर हम लिखें कि 3,2, 2,3 है, 3,2 है और 2,2 भी इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए कि सममित के लिए, तो 2,3 और 3,2 सममित इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या है, 1,2, तो क्या यहाँ पर 2,1 है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। तो इसमें स्वतुल्य है, यहाँ इससे पता चल रहा है कि ये स्वतुल्य है। अब यहाँ पर संक्रामक के लिए 1,2, 2,3, तो 1,3 इसमें है। सेम यहाँ पर 2,3, 3,2, तो यहाँ पर 2,2 भी इसमें है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर R2 बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। अब हम R3 को बनाते हैं, तो R3 में यहाँ पर स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है। अब यहाँ पर संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए यहाँ पर अब इसमें अगर देखा जाए कि 1,2 फिर 2,3, तो 1,3 इसमें होना चाहिए, तो 1,3 इसमें आ जाएगा। इन दोनों से यहाँ पर ये हमारा A,C, मतलब ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। अगर यहाँ पर और एग्जाम्पल लिया जाए कि यहाँ पर 1,2 है, 2,1, A,B, B,C, तो यहाँ पर 1,1 होना चाहिए, 1,1 इसमें उपस्थित है, क्रमित युग में है यहाँ पर। तो ये हमारा R3 क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन यहाँ पर सममित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें R1, R2 और R3 हमने बनाया है, जो कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 24। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में 1,2 तथा 2,1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंध की संख्या 2 है। तो यहाँ पर तुल्यता संबंध की संख्या यहाँ पर 2 है, हमें ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब यहाँ पर समुच्चय A है, माना कि ये समुच्चय A है। अब इसमें जो संबंध हैं, मतलब R1 और R2, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर हमने 23 में 3 संबंध बनाए थे, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो संबंधों की संख्या है वो 2 है, मतलब R1 और R2। और R1 और R2 जो यहाँ पर माना R1 और R2 यहाँ पर संबंध है, इसमें 2 संबंध हमें सिद्ध करना है और उसमें क्रमित युग्म क्या है, 1,2 और 2,1 है। इनको हमें इसमें इंक्लूड करना है, अंतर्वृष्ट करना है, मतलब उसमें 1,2 और 2,1 को हमें लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तुल्यता संबंध की जो संख्या है वो हमारा 2 है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो समुच्चय माइनस समुच्चय A है, तो इसमें पहले A क्रॉस A हम निकालेंगे। तो A क्रॉस A में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1,1, 2,2, 3,3, फिर यहाँ पर 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 का 3 के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का 1 के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का 2 के साथ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये
A क्रॉस A हमने क्रमित युग्म बना लिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध है, संबंध A में जो 3 अवयव हैं, तो इसमें से R1 और R2 मतलब जो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो R1 है और R2 मतलब संबंधों की संख्या यहाँ पर 2 होना चाहिए, मतलब R1 और R2 होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर R3 हम संबंध नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर 2 ही संबंध बना सकते हैं। और दोनों संबंध क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर और इसमें साथ ही जो R1 और R2 लेंगे उसमें अंतर्वृष्ट करना है 1,2, 2,3, मतलब इन दोनों को हमें इंक्लूड करना है, साथ में जोड़ इनको लेकर हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें बनाना है। तो इसमें 1,2 और 2,1 इसमें दिया हुआ है, तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1,1 हो जाएगा, 2,2 होगा और 3,3 हो जाएगा स्वतुल्य के लिए। ये हमारा हो गया है स्वतुल्य। फिर यहाँ पर 1,2, 2,1, इससे क्या हो रहा है? ये सममित हो रहा है। 1,2, 2,1 मतलब उसका A, B, B, A, ये हमारा हो रहा है स्वतुल्य, सममित हो रहा है, सममित। ये हमारा है स्वतुल्य, इससे पता चल रहा है कि ये सममित है। अब हमें संक्रामक चेक करना है। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिया जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए कि A, B और B, C 1,2, 2,1 है, तो A, C क्या हो जाएगा? 1,1 जो कि इसमें उपस्थित है। तो ये हमारा क्या है? सबसे छोटा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है और सबसे छोटा संबंध है। तो ये हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो जाएगा। इसको हम R1 मान रहे। अब R2 संबंध में हमें 1,2, 2,1 इसमें है। स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2, 3,3 हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए 1,1, 2,2, 3,3 हो जाएगा। और यहाँ पर सममित के लिए 1,2, 2,1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? संक्रामक के लिए हमें चेक करना है। तो इसमें अगर लिखा जाए कि 2,3, 2, अगर 3 लेंगे हम, तो यहाँ पर 1,2, 2,3 इन दोनों को लिया जाए। 1,2, 2,3 तो 1,3 भी इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर 1,3 भी हमें लेना होगा संक्रामक के लिए। जब 1,3 आ गया है, अब इसमें 1,2 है तो 2,1 इसमें है, तो ये सममित हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2,3 है तो 3,2 को भी हमें इसमें लेना पड़ेगा। 3,2 है तो ये इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा? ये 2,3 तो 3,2 इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा? ये सममित हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1,3 है तो 3,1 भी हमें लेना पड़ेगा। 3,1, 1,3 है तो 3,1 हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों से सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य है हमारा, इन दोनों से ये सममित है, इससे भी ये सममित है और इन दोनों से भी ये सममित हो। और संक्रामक के लिए 1,2, 2,3 तो यहाँ पर 1,3 भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर R2 बनाया है, तो R2 हमारा क्या है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमें बताना है कि A से यहाँ पर 2 ही संबंध बन सकते हैं, इसको हमें सिद्ध करना है। अगर हम यहाँ पर R3 मतलब तीसरा संबंध अगर हम बनाने का मतलब प्रयास करें, तो उसको भी देख लेते हैं कि तीसरा संबंध इसमें बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1,2 को लेना पड़ेगा, 2,1 को लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 1,1 स्वतुल्य के लिए हो जाएगा, 2,2 सममित के लिए, 3,3 संक्रामक। इन तीनों से यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। इन तीनों से यहाँ पर स्वतुल्य हो जाएगा। और सममित के लिए 1,2, 2,1 इसका उल्टा है। अब हमें संक्रामक के लिए चेक करना पड़ेगा। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर माना कि यहाँ पर 1,2 है, तो यहाँ पर 2,3 ले सकते हैं। 2,3 अगर लिए तो 1,3 भी उसमें होना चाहिए, तो 1,3। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि
स्वतुल्य सममित के लिए देखा जाए कि 2,3 है तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए, तो 3,2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, वरना यहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग इनका जो उल्टा है वो भी इसमें होना चाहिए। तो इसको अगर देखा जाए R2 और R3 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये दो तो हमारा पहले से ही है, फिर यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3 है, फिर इसमें क्या है 2,3, 1,3, 3,2 और 3,1। तो ये जो R3 बना है ये तो हमारा R2 के बराबर है, मतलब सेम है। तो देखा जाए इस जो ये हमारा समुच्चय है, इस समुच्चय से जुड़ा हुआ तुल्यता संबंध यहाँ पर 2 ही बन सकता है, 2 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर R3 हमने बनाया है जो कि बिल्कुल डिक्टो R2 के जैसा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संबंध इसमें दिया हुआ है, संबंध का तुल्यता संबंध 2 ही संभव है, उससे ज़्यादा यहाँ पर तुल्यता संबंध संभव नहीं है। तो उसको हमें यहाँ पर लिखना है। ये हमारा रफ पार्ट है ये वाला, इसको हमने यहाँ पर करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें 2 ही बन सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हमें लास्ट में लिखना है यहाँ पर कि जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय 1,2,3 के केवल 2 ही तुल्यता संबंध संभव है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब नेक्स्ट उदाहरण को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उदाहरण नंबर 25। तत्समक फलन आई एन से यहाँ पर n से n पर विचार कीजिए, जो आई एन एक्स बराबर x फॉर एवर x बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि यद्यपि आई एन आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन आई एन प्लस आई एन n से n में n से n में मैपिंग हो जाएगा तो आच्छादक नहीं है। यहाँ पर आई एन को अगर जोड़ा जाए, आई एन को आई एन से अगर जोड़ा जाए तो जो आएगा वो हमारा आच्छादक नहीं होगा, किंतु यहाँ पर जो आई एन है, आई एन यहाँ पर क्या हो जाएगा आच्छादक है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन ये इनको जोड़ने के बाद ये हमारा आच्छादक नहीं है, इसको हमें भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है आई एन को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये आई एन आच्छादक है, किंतु इनको जोड़ने के बाद ये आच्छादक नहीं है। तो क्लास 11th में हमने आच्छादक के लिए पढ़ा था। तो आच्छादक को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एफ एक्स दिया हुआ रहता है, जो एफ एक्स दिया हुआ रहता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, y के बराबर हमें मानना होता है। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये यहाँ पर ये फंक्शन है जिसको i से डिनोट किया है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर f n से यहाँ पर n में मैपिंग हो रहा है, जो फलन है वो हमारा n से n में मैपिंग हो रहा है। तो ये भी हमारा फलन को आई एन से डिनोट किया गया है, फलन को यहाँ पर आई एन से डिनोट किया गया है। और यहाँ पर एफ एन जो कि x में है, तो मतलब ये एफ एक्स दिया हुआ है, कहने का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसको एक बार अच्छे से समझना है कि जो फंक्शन है, जो फलन f के रूप में हमने हर एक क्वेश्चन में पढ़ा है, इसमें i के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, आई एन के रूप में दिया हुआ है, जो कि हमारा फलन है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स मतलब आई एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर हमें चेक करना है। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल हमें मानना होता है। तो यहाँ पर मानेंगे कि y बराबर आई एन यहाँ पर एफ एक्स है, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एन की वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पर y बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, n से n में मैपिंग है। तो इसको अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर y इक्वल टू 1 रखे तो x इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा, जो कि n में बिलोंग कर रहा है। दोनों क्या है, n में बिलोंग कर रहा है। अगर 2 रखे तो 2 भी यहाँ पर n में बिलोंग कर रहा है, 3 रखेंगे तो तभी यहाँ पर n में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। तो प्रांत भी हमारा नेचुरल नंबर है और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है।
तो यहाँ पर y जितना हम रखेंगे नेचुरल नंबर में से तो x की वैल्यू भी वही आएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, मतलब आई एन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ फॉर एवर y बिलोंग्स टू n, इस तरीके से। तो y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर सह प्रांत है, y यहाँ पर सह प्रांत है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू n, ये हमारा क्या है, प्रांत है। तो यहाँ पर प्रांत, इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों हमारा क्या है, n में बिलोंग कर रहा है। तो इसी प्रकार आई एन इक्वल टू y हो जाएगा। अतः फलन आच्छादक है। फलन यहाँ पर आच्छादक हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू n है। यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो x का मान भी नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, मतलब आई एन प्लस आई एन, इनको अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर n से n में मैपिंग होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि आई एन प्लस आई एन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स 2x यहाँ पर दिया हुआ है, x प्लस एक्स यहाँ पर 2x दिया हुआ है। तो मैपिंग यहाँ पर क्या है, n से n में है, इस तरीके से। ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 आगे संख्याएं आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये हमारा x है और ये y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इनको जोड़ने के बाद ये 2x आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, fx है। y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, अगर हम 1 रखेंगे, x के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, मतलब 1 का 2 से मैपिंग हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 2 से 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6 में मैपिंग कर जाएगा। तो इसमें देखा जाए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 3 6 यहाँ पर 7 ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं यहाँ पर छूट रहा है। इसका पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं बन रहा है, इसीलिए n प्लस एन बराबर 2x ये हमारा क्या है, आच्छादक नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ सह प्रांत के अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः आई एन प्लस आई एन इक्वल टू 2x आच्छादक नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। आई एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ने के बाद जो हमारा मतलब जो फलन आ रहा है 2x, ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। हमने मैपिंग के थ्रू यहाँ पर समझाया है, ये हमारा रफ पार्ट है, ये हमारा रफ पार्ट है। हमें फेयर में इतना ही काम करना है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। उदाहरण नंबर 26 है। यहाँ पर f(x) इक्वल टू साइन एक्स द्वारा परिभाषित फलन f 0 से π/2, यहाँ पर मैपिंग हो रहा है कि जो फलन है 0 से π/2 से यहाँ पर r में है, तथा gx बराबर cos x द्वारा प्रदत्त फलन g डॉट यहाँ पर क्या है, g यहाँ पर क्या है, फलन 0 से π/2 में r पर है,
पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकाकी हैं। जो फलन यहाँ पर दिया हुआ है f और g एकाकी है, परंतु f प्लस g एकाकी नहीं है। यहाँ पर fx दिया हुआ है और gx दिया हुआ है। f यहाँ पर एकाकी है, fx एकाकी है, gx एकाकी है, लेकिन इन दोनों को अगर हम ऐड करें, प्लस करें, तो जो फलन बनेगा वो हमारा एकाकी नहीं होगा। इसको यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें एकाकी के लिए हमें क्या करना होता है, fx1 बराबर fx2 हमें मानना होता है एकाकी के लिए, जो कि हमने क्लास 11th में एकाकी और आच्छादक के लिए डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पर एकाकी के लिए चेक करते हैं fx को। तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना fx1 इक्वल टू fx2। तो fx यहाँ पर क्या है, साइन x है, तो यहाँ पर साइन x1 बराबर साइन x2 हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर क्या है, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 में यहाँ पर बिलोंग करेगा x1 और x2, x1 और x2 यहाँ पर 0 to π/2 बिलोंग करेगा। ये हमारा क्या है, प्रांत है, और ये है हमारा सह प्रांत। x यहाँ पर क्या होता है, प्रांत, और यहाँ पर y यहाँ पर सह प्रांत होता है। तो x यहाँ पर क्या है, 0 to π/2 में ही बिलोंग कर रहा है। तो इसको अगर हम देखा जाए, इसको रफ में करते हैं एक बार, इसको समझते हैं। x1 बराबर यहाँ पर x2 अगर 0 ले, x1 और x2 हमें यहाँ से लेना है, अगर 0 ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर साइन 0, मतलब x1 और x2 यहाँ पर 0 रखेंगे इनके जगह पे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर आ रहा है fx1 साइन x1 बराबर साइन x2 आ रहा है, और यहाँ पर जो कि इनको सोल्व करने के बाद 0 आ रहा है, और x1 और x2 को हमने बराबर माना है जो कि 0। तो दोनों हमारा क्या आ रहा है, 0 मतलब बराबर आ रहा है, तो ये एकाकी हो जाएगा। अब अगर हम π/2 रखेंगे, x1 बराबर x2 बराबर π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर साइन π/2 बराबर साइन π/2 हो जाएगा। तो साइन π/2 का मान, साइन 90 का मान क्या होता है यहाँ पर 1, साइन 90 का मान 1, दोनों तरफ हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2, दोनों हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब साइन x1 बराबर x2 है तो यहाँ पर x1 बराबर x2 होगा। जहाँ यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ फॉर एवर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, fx1 बराबर fx2, जो कि हमारा क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन। अतः फलन fx, जो फलन f है, फलन f एकाकी है। अब हम gx के लिए चेक करेंगे कि gx हमारा एकाकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे gx बराबर cos x है, और यहाँ पर g फलन क्या है, 0 to π/2 से r में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें एकाकी के लिए चेक करेंगे, तो माना fx1 बराबर fx2 है। तो fx1 यहाँ पर हम g लेंगे, gx1 बराबर gx2, तो gx हमारा क्या है, cos x1 बराबर cos x2, जो कि हमारा x1 कॉमा x2 किस में बिलोंग करेगा, 0 to π/2 में बिलोंग कर रहा है। इसको एक बार करके देखते हैं, जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 बराबर 0 लेंगे, x1 और x2 0 में है, तो cos 0 बराबर cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। सेम यहाँ पर अगर cos π/2 रखेंगे, तो cos π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है।
cos π/2 का मान यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे कि x1 बराबर x2 है। तो हमारा जो फंक्शन है, जो फलन g है वो हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर एवर x1 बराबर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx1 बराबर gx2 हमने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर x1 बराबर x2 आ रहा है। तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन g एकाकी है। अब इसमें gx और fx को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर f प्लस g और यहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx प्लस gx हो जाएगा। तो fx हमारा क्या है, साइन x है, प्लस gx क्या है, कॉस x है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। f प्लस यहाँ पर g है, तो f के जगह पे x के जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पर साइन 0 प्लस कॉस 0 आएगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 प्लस कॉस 0 का मान यहाँ पर आता है 1। तो हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम हम π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर f प्लस g, यहाँ पर x के जगह पर π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन π/2 प्लस कॉस π/2 रखेंगे। तो साइन 90 का मान यहाँ पर क्या होता है, 1, और कॉस 90 का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद 1 आ रहा है। तो एकाकी के लिए क्या होता है, fx1 बराबर fx2, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो इसमें हम x यहाँ पर 0 रख रहे हैं, लेकिन जो fx का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये दोनों हमारा क्या है, इसमें 0 रख रहे हैं तो इसमें भी 0 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x1 रख रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल टू में x1 ही आ रहा है। fx1 में x के जगह पे x1 और x के जगह पे x2 रख रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये क्या है, 0 डज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है, इक्वल नहीं है। सेम यहाँ पर x बराबर π/2 रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो fx का मान है, f प्लस gx का जो मान है वो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर π/2 रख रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो π/2 डज नॉट इक्वल 1, ये इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फलन f प्लस gx है वो हमारा एकाकी नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, अतः फलन f प्लस g एकाकी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो फलन है fx, जो फलन है fx, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। सॉल्व करके हमने दिखाया है। gx भी हमारा एकाकी फलन है, लेकिन अगर इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, f प्लस gx है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा एकाकी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 1 का जो विविध प्रश्नावली है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।